हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज यूनिट एंड डायमेंशंस का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने से पहले कुछ कांस्टेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, जिन्हें हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट जो है हमारे, जैसे कि मैं बात करूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 2 जैसे मैं बात करूं कूलाम कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ये कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, इसीलिए इन्हें हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कूलाम कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, और जो प्लांक कांस्टेंट है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डायमेंशन देखते हैं कि इनकी डायमेंशन क्या होती है, इनका मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके देखते हैं। एक हमारे पास और होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। तो इनकी जरा हम डायमेंशन देखते हैं कि इनकी डायमेंशन क्या है। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन देखते हैं। ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब मैं g को लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो देखिए, जब मैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालूंगा तो मैं कुछ इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ g बराबर होगी डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ m1 इंटू m2। तो देखिए, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूं तो मैंने आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। तो ये आपका बराबर हो जाएगा mlt-2, और r क्या है यहाँ पर, ये जो r है वो एक लेंथ है, तो r की डायमेंशन होती है l, और क्योंकि r का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ये दोनों यहाँ पर मास है और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ से देखिए कि देखो, मैं इस m से एक m खत्म कर दूंगा तो यहाँ पे अपॉन में केवल m बचेगा। यहाँ पर आपका l है, यहाँ पर आपका l स्क्वायर है, तो ये आपका l क्यू हो जाएगा और ये आपका t-2। यानी कि अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखने के लिए जाऊँ तो वो आपकी बराबर होगी किसके, m-1। यहाँ से ये m ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, m-1 l क्यू और t-2। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। मास में इसकी डायमेंशन -1 है, लेंथ में इसकी डायमेंशन 3 है, और टाइम में इसकी डायमेंशन -2 है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कूलम कांस्टेंट की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 आपका चार्ज है, R आपकी लेंथ है और F फोर्स है। तो मैं K को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस कूलम कांस्टेंट जो K है इसकी डायमेंशन निकालूंगा तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट बराबर होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1 इनटू डायमेंशन ऑफ Q2, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, जब मैं इस कूलम कांस्टेंट की डायमेंशन निकालूंगा तो ये इसके बराबर है, तो फोर्स की आपकी डायमेंशन होती है mlt-2 r, जो कि लेंथ है, तो इस r स्क्वायर की आपकी डायमेंशन हो जाएगी l स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है उसको जरा देखिए। I बराबर एक फॉर्मूला होता है Q बाई टी, जहाँ पर I आपका करंट है, T आपका टाइम है, Q आपका चार्ज है। तो यहाँ से अगर मैं Q की डायमेंशन निकालूं, डायमेंशन ऑफ Q, तो ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ I इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो यहाँ से आपकी चार्ज की डायमेंशन निकल करके आएगी, I की डायमेंशन आपकी एम्पियर A और टाइम की डायमेंशन आपकी T। तो यहाँ से चार्ज की डायमेंशन निकल करके आएगी AT। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर पुट करूँगा। देख, तो हमारे जो चार्ज की डायमेंशन है वो AT है। तो यहाँ से AT, और क्योंकि Q2 भी एक चार्ज है तो उसकी डायमेंशन आपकी AT हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ M, यहाँ पर L की पावर 1 है, यहाँ पर L की पावर 2 है, तो L इंटू एल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, यानी L क्यू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ML क्यू। यहाँ पर आपका T-2 है, अपॉन में T स्क्वायर, ये आपका यहाँ से आएगा। तो जब T स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँगा तो आपका हो जाएगा T-4 अपॉन इंटू A-2, ठीक है भाई। यानी कि जो हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट था, ये वाला जो कांस्टेंट था K कूलम कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML3 T-4 A-2। हमने क्या किया, यहाँ से M आया, यहाँ से L की पावर 1, यहाँ से L की पावर स्क्वायर, यानी ये जुड़ जाएगी पावर, तो ये आपका L हो गया। यहाँ पर T की पावर -2 पहले से थी, T स्क्वायर अपॉन में, तो जब T स्क्वायर ऊपर गया तो ये आपका T की पावर -2 इंटू T की पावर -2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा T की पावर -4, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये A की पावर -2, ठीक है। कांस्टेंट की डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू। यहाँ पे ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये H रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट को, E आपकी एनर्जी है। तो जब मैं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जाऊंगा तो मैं H के फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, H बराबर आपका होगा एनर्जी अपॉन न्यू, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ H बराबर होगी डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ न्यू, ठीक है भाई। अब आप यहाँ से एक चीज़ को देखिए, जो आपकी एनर्जी की डायमेंशन होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है ML² T-2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बराबर होगा
एनर्जी की डायमेंशन यानी ml² T-2 अपॉन ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन होती है आपकी T-1, तो ये आपका हो जाएगा T⁻⁻1। तो आप यहाँ से देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आपकी बराबर होगी ml² T-1 आपका ऊपर पहुँचेगा तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा कि T⁻⁻2 इंटू T⁻1। तो यहाँ से आपके प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकल करके आएगी ml² T-1। ठीक है, ये आपके प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है भाई। अब आप देखिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ms इंटू डेल्टा T। यहाँ पर जो आपका Q है वो आपकी हीट है, m मास है, S आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, T आपका टाइम है। तो देखिए मैं यहाँ से S के फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका बराबर होगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। ठीक है भाई। अब मैं जब यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन निकालने जाऊँगा तो आपकी बराबर होगी डायमेंशन ऑफ हीट, यहाँ पर Q हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर T टेम्परेचर है। तो आप देखिए हीट क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही क्या है, तो एक प्रकार है, एक प्रकार की एनर्जी ही तो होती है हीट। तो हीट की डायमेंशन आपकी निकलेगी यहाँ से ml² T-2। ठीक है भाई, अपॉन जो आपका m मास है उसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी कैपिटल M, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K। तो यहाँ से आप देखिए m से ये m खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन लिखूँ तो आपकी बराबर होगी m0। ठीक है, मैं m0 लिख सकता हूँ क्योंकि मास में आप देख सकते हो उसकी डायमेंशन 0 ही है। m0 l² T-2 इंटू K-1। ये K ऊपर पहुँचेगा तो इसकी पावर 1 है, तो K की पावर -1 हो जाएगी ऊपर ले जाने पर। तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन हो गई। ठीक है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है F बराबर 6 पाई N R V। ठीक है, यहाँ पर F आपका फोर्स है, N आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R आपकी रेडियस है, V आपकी वेलोसिटी है। तो मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ठीक है भाई। तो देखिए मैं इसके फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ F अपॉन 6 पाई RV। ठीक है, अब मैं जब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए जाऊंगा तो इसकी डायमेंशन बराबर होगी फोर्स की डायमेंशन के अपॉन 6 पाई RV की डायमेंशन की। देखिए 6 और पाई ये ऐसी कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि डायमेंशन तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती है, ये तो नंबर्स हैं, तो इनको हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 6 और पाई इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से फोर्स की डायमेंशन को लिख सकता हूँ ML
t-2 अपॉन 6 पाई की इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं, r आपकी रेडियस है यानी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी l, और ये v जो आपकी वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी l t-1। अगर आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है भाई। उसमें मैंने आपको जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके ऐसे यूनिट निकालना और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना ये चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है भाई। तो अब देखिए आप मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये निकल कर के आएगा आपका, देखो L से तो मैं L को ख़त्म कर सकता हूँ। अब आपका बचा क्या, M, ये L ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा L की पावर -1, ये आपका t-2 है, ये आपका t-1 है, तो आपका हो जाएगा ये t-1 mlt-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपकी होगी ml-1 t-1, ठीक है भाई। अब देखिए हमने आपको डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में बता दिया, डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में। अब देखिए हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे कि मैं बात करूं कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 या पाई, तो आप जानते हो ये सब एक नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, इसलिए इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है ना, हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। पाई आप जानते हो, पाई आपका अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 3.14 के, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ डायमेंशनलेस वेरिएबल भी होते हैं, लेस वेरिएबल, जैसे कि मैं बात करूं जो आपका प्लेन एंगल होता है या जो आपका सॉलिड एंगल होता है, तो हम जानते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जब मैं यहाँ से प्लेन एंगल की डायमेंशन निकालने के लिए जाऊंगा तो ये आपकी कुछ ऐसी होगी, आर्क एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो L/L। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन एंगल की जो डायमेंशन है वो है ही नहीं, यानी वो डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो सॉलिड एंगल होता है उसको भी आप देख सकते हैं। सॉलिड एंगल आपका बराबर होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल बराबर होगी डायमेंशन ऑफ एरिया अपॉन डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। आर यहाँ पर आपकी रेडियस है, तो अगर मैं एरिया की डायमेंशन लिखूं तो एरिया की डायमेंशन क्या निकलेगी, एल स्क्वायर अपॉन रेडियस की डायमेंशन एल होती है तो आर स्क्वायर, तो ये भी आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो आपका सॉलिड एंगल है वो भी डायमेंशन लेस है। तो जैसे आपका थीटा और ये यानी मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये ऐसे वेरिएबल है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी डायमेंशन लेस वेरिएबल बोलते हैं। अब जैसे हम बात करें डायमेंशनल वेरिएबल, कुछ ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, जैसे मैं बात करूं फोर्स, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होती है हम जानते हैं mlt-2। वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो आप जानते हैं सभी की क्या होती है, डायमेंशन होती है। और ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी डायमेंशन होती है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, तो समझिए। प्रिंसिपल ऑफ तो समझिए
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके ज़रिए आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई चिंटू किसी दुकान पर गया और उसने वहाँ से 5 किलोग्राम आलू लिए और 2 किलोग्राम चीनी ली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उसने कुल कितना सामान लिया, तो आप बोलोगे कि 5 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम चीनी, यानी उसने 7 किलोग्राम सामान लिया टोटल। यानी आपने क्या किया, आपने 5 + 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर वहीं पर मैं आपसे बोलता कि मान लीजिए चिंटू ने 5 किलोग्राम आलू लिए और 1 लीटर तेल लिया, तो मैं आपसे पूछता उसने कुल कितना सामान लिया, तो आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग ही बतानी पड़ती। आपको बताना पड़ता कि उसने 5 किलोग्राम आलू लिए, 1 लीटर तेल लिया। यानी आप यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर पाए, जैसा कि आप पिछली बार कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पर ऐड क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एक आपका मास है, दूसरा आपका वॉल्यूम है, इसलिए आप उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, मतलब जो सिमिलर हैं क्वांटिटीज़। जैसे मैं बात करूं 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसमें सीधी सी बात है, मैं इसमें मास को ही ऐड कर सकता हूं। मैं 2 किलोग्राम में चाहे 3 किलोग्राम चाहे 4 किलोग्राम, यानी मैं मास को ऐड कर सकता हूं, या मास में से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मान लीजिए 2 किलोग्राम + 3 किलोग्राम - 1 किलोग्राम, यानी कि मैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को, या मैं ऐसे बोलूँ जिनकी डायमेंशन सेम है, उन्हीं क्वांटिटीज़ को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे कोई ये बोल दे कि 3 मीटर + 4 किलोग्राम, तो क्या आप इसे ऐड कर पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। ये आप देखिए, ये क्या है, 3 मीटर, ये आपकी एक लेंथ है, और ये आपका क्या है, 4 किलोग्राम, ये आपका मास है। यानी ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज may be added or subtracted from each other only if they have the same dimension. Also, the dimension of both sides of an equation must be same. यानी कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यही इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले लॉ में कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं मास को ऐड कर सकता हूं क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है, मैं मास से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए भाई
मैंने क्या किया, मैंने 3 मीटर प्लस 4 मीटर माइनस 1 मीटर किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 4 7, 7 - 1 6, यानी मुझे मिला 6 मीटर। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, मैं उन्हीं क्वांटिटीज़ को ही तो ऐड कर पा रहा हूँ जिनकी डायमेंशन सेम है, यानी जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और लेंथ में से मैं लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, और ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही है। यानी कि अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूं तो ये लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन L होगी, और इस राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी L ही होगी। तो आप यहाँ से नोटिस कर पा रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है, इस लॉ में हमें ये बताया जाता है कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और किसी इक्वेशन में उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है,